गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने दबाव समूह चैप्टर शुरू किया था। उस वीडियो में मैंने दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा, महत्व, दबाव समूह व राजनीतिक दलों में अंतर, व दबाव समूह व हित समूह में अंतर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम दबाव समूह के दबाव के तरीके, उनके वर्गीकरण, आलोचना व मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं दबाव समूह के तरीकों पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं दबाव समूह की कार्यप्रणाली के बारे में। तो दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा होता है और वे उन सभी तरीकों को अपनाना उचित मानते हैं जो स्थिति के अनुसार आवश्यक हो, चाहे फिर वे तरीके अनैतिक व अवैधिक क्यों न हो। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में दबाव समूह के द्वारा जो अपनाए जाने वाले तरीके हैं वो इस प्रकार से हैं। उन्हें हम कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। उसमें पहला है लॉबिंग। लॉबिंग शब्द आपने पहले भी सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत ही कॉमन शब्द है। लॉबी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह लॉबी के रूप में कार्य करते हैं और उनकी उक्त क्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग की प्रथा विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। वहाँ विभिन्न व्यवसायों एवं उद्योगों की अपनी लॉबी है और वे विभिन्न तरीकों से व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करती है ताकि ये सदस्य दबाव समूह के हितों की रक्षा के लिए किसी विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करें। इस उद्देश्य से दबाव समूह विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। उनके पास प्रतिनिधि मंडल व शिष्टमंडल भेजे जाते हैं और जरूरी होने पर दबाव समूह प्रदर्शन आदि का सहारा लेते हैं। विधेयकों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह दावतों, आमोद प्रमोद तथा रिश्वत आदि के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। लॉबिंग की प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह किसी प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रभावित कर सकते हैं ताकि वह किसी विशेष मामले में ऐसे निर्णय न ले जो इन दबाव समूह के हितों के आघात पहुंचाने वाले हों। दूसरा है राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क। दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए ऐसे राजनीतिक दलों से संपर्क स्थापित करते हैं जो उनके हितों की सिद्धि में सहायक हो। भारत में विभिन्न श्रमिक संघों के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क है। महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की चीनी लॉबी के संपर्क में अपने अनुकूल राजनीतिक दल से है। पुरानी कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट व इंडिकेट नामक दो स्पष्ट गुट थे जिनके साथ दक्षिणपंथी व वामपंथी दबाव समूह संपर्क में थे। जब आम चुनाव होते तो दबाव समूह इस बात की कोशिश करते हैं कि उनसे संबंधित दल के उम्मीदवारों के चयन में उनकी गुप्त राय ली जाए और वे अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव के खर्चे को उठाने व उसके पक्ष में प्रचार करने का वायदा करते हैं। दबाव समूह किसी राजनीतिक दल से संबंध इस विश्वास के साथ स्थापित करते हैं कि वह शासन सत्ता प्राप्त करेगा तो उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि करेगा। अगला जो तरीका है वह है जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग। दबाव समूह के द्वारा अनेक बार अपनी मांगों और हितों को राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और वो अपनी मांगों के पीछे जनमत का बल पैदा करने के लिए जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में फोरम फॉर फ्री एंटरप्राइज नामक दबाव समूह सरकारी उद्योगों का विरोधी और निजी उद्योगों का समर्थक दबाव समूह है और ये विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं, सेमिनार, समाचार पत्रों एवं लघु पुस्तकों तथा प्रकाशनों द्वारा अपने हित को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। पश्चिमी लोकतंत्रों में रेडियो व दूरदर्शन भी जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन हैं और दबाव समूह इनका भी ऐसा कुशल प्रयोग करता है कि जनमत राष्ट्रीय हित एवं सार्वजनिक हित के नाम पर उनकी मांगों का समर्थन करे। वस्तुतः दबाव समूह जनमत का समर्थन मिलने पर सरकार से अपनी मांगों के पक्ष में निर्णय कराने में सफल हो जाते हैं। अगला जो तरीका है वह न्यायालय की मदद प्राप्त करना। जब किसी दबाव समूह के विरोध के बावजूद
ऐसे कानून पारित हो जाते हैं जो दबाव समूह के हितों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, तो वे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की आड़ में न्यायालय में याचिका दाखिल करते हैं और यह मांग करते हैं कि संबंधित कानून संविधान के ढांचे व भावना के विरुद्ध है, अतः उसे अवैध घोषित करके रद्द कर दिया जाए। अगला जो तरीका है वह है असंवैधानिक साधनों या तरीकों का प्रयोग करना। दबाव समूह गुप्त रूप से रिश्वत आदि के गुप्त असंवैधानिक तरीकों को ही अपनाते हैं। वे सार्वजनिक स्तर पर दबाव डालने वाले असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हड़ताल, बंद, धरना, घेराव, भूख हड़ताल, अग्निदाह, रास्ता रोको आंदोलन कर देने से इनकार करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि आदि। अफ्रो एशियाई लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसे तरीके विशेष रूप से लोकप्रिय है। अनेक दबाव समूह मानते हैं कि अव्यवस्था, हिंसा एवं आक्रोश की उपरोक्त नीतियां सरकार पर ऐसा दबाव उत्पन्न करती है कि वह उनकी मांगों को स्वीकार कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं दबाव समूह के वर्गीकरण की। तो दबाव समूह का वर्गीकरण दो प्रकार का है। पहला है परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण। जो परंपरागत वर्गीकरण है उसको हम परंपरागत वर्गीकरण हम 5 आधारों पर करते हैं। उसमें पहला है उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण। उद्देश्य की दृष्टि से सभी दबाव समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं, लोकार्थी दबाव समूह अथवा स्वार्थी दबाव समूह। जब किसी दबाव समूह का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए होता है तो उसे लोकार्थी दबाव समूह कहा जाता है, जैसे नारी कल्याण, सर्व सेवा संघ आदि। किंतु दबाव समूह का उद्देश्य अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हुए मात्र अपने हित की प्राप्ति व रक्षा करना होता है तो उसे स्वार्थी दबाव समूह कहा जाता है, जैसे श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ आदि। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण। दबाव समूह कार्य क्षेत्र के संबंध में किसी प्रदेश विशेष से हो सकता है, अतः इस आधार पर उसे स्थानीय एवं देशव्यापी समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला है संगठन सापेक्ष वर्गीकरण। संगठन की दृष्टि से दबाव समूह औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकते हैं। जब किसी दबाव समूह का निश्चित संगठन, निश्चित विधान एवं निश्चित कार्यप्रणाली होती है तो उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं, और जिस दबाव समूह के संगठन में ये गुण नहीं होते हैं उन्हें अनौपचारिक दबाव समूह कहते हैं। अगला है प्राकृतिक व निर्मित दबाव समूह। जो दबाव समूह स्वतः ही बनते हैं और परंपरा में से अस्तित्व में बने रहते हैं तो वह प्राकृतिक दबाव समूह होते हैं, जैसे जातीय संगठन। निर्मित समूह वे हैं जिनका निर्माण प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ, व्यापारी संघ आदि। अगला जो है वह है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दबाव समूह। तो जो दबाव समूह कुछ समय तक क्रियाशील रहकर समाप्त हो जाते हैं उन्हें अल्पकालिक दबाव समूह कहते हैं, और लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले समूह को दीर्घकालिक दबाव समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगला है प्राकृतिक व निर्मित दबाव समूह। जो दबाव समूह स्वतः बनते हैं, परंपरा से अस्तित्व में रहते हैं, वह प्राकृतिक दबाव समूह कहलाते हैं, जैसे जातीय संगठन। निर्मित समूह जिनका निर्माण प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ व व्यापारिक संघ। अब हम बात करते हैं आधुनिक वर्गीकरण की। तो आधुनिक वर्गीकरण में हम 2 विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को लेते हैं। पहले लेंगे हम ब्लोंडेल का वर्गीकरण। ब्लोंडेल कहते हैं कि दबाव समूह का निर्माण कुछ प्रेरक तत्वों के आधार पर होता है। इसका वर्गीकरण भी इसी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। पहला है सामुदायिक दबाव समूह। ऐसे समूह के निर्माण का प्रेरक तत्व सामाजिक संबंध है। जब व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं अथवा एक संस्था में कार्य करते हैं तो उनमें एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित होता है और वे भावनात्मक स्तर पर बंध जाते हैं।
ऐसे समूह के सदस्यों में रागात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा है सामुदायिक समूह। दो प्रकार के होते हैं, वो परंपरागत समूह तथा संस्थागत समूह। जब परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार तथा रक्त संबंध आदि के आधार पर समूह बनता है तो इसे परंपरागत समूह कहते हैं, जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह आदि। किंतु जब एक संस्था में कार्य करने के कारण रागात्मक सामाजिक संबंध उत्पन्न होता है और तब समूह बनता है तो उसे संस्थात्मक समूह कहते हैं, जैसे सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण परिषद आदि। दूसरा है संघात्मक समूह। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह का निर्माण होता है तो इसे संघात्मक समूह कहते हैं। इस प्रकार के समूह मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक समाज की देन है और वे कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। संघात्मक समूह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संरक्षणात्मक समूह, दूसरा होता है उत्थानात्मक समूह। संरक्षणात्मक समूह अपने से संबंधित वर्ग के हितों का संरक्षण करता है और अपने हितों से विपरीत समूह का विरोध करता है, जैसे श्रमिक संघ तथा मिल मालिक संघ। उत्थानात्मक समूह का उद्देश्य समाज के सामान्य हित की रक्षा एवं उन्नति होता है, जैसे नारी स्वातंत्र्य संघ, वृद्धजन कल्याण समिति, सर्व सेवा संघ, मानव अधिकार संघ आदि। अब हम बात करेंगे आमंड के वर्गीकरण की। आमंड ने जो जितने भी दबाव समूह उनको 4 वर्गों में बांटा है। पहला है संस्थात्मक समूह। ये ब्लोंडेल के संस्थात्मक समूह के समान है, जैसे सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण परिषद। दूसरा है संघात्मक समूह। ये ब्लोंडेल के संरक्षणात्मक समूह के समान है, श्रमिक संघ, मिल मालिक संघ आदि। अगला है असंघात्मक समूह। इसे हम ब्लोंडेल के परंपरागत समूह के समान मान सकते हैं, जैसे हमारे जातीय संगठन या धार्मिक समूह आदि। और अगला जो इन्होंने बताया है आमंड ने, वह है प्रदर्शनात्मक समूह। ये ऐसे दबाव समूह हैं जो अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रदर्शनकारी कार्रवाई में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह संविधान एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत अपने प्रदर्शन, सभा, रैली आदि का आयोजन कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में प्राय अनियंत्रित, उपद्रवी एवं हिंसक प्रदर्शन एवं कार्यवाही पर उतर आते हैं। स्टूडेंट्स, दबाव समूह की आलोचना करने से पहले मैं दबाव समूह के पक्ष में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे राजनीतिक दलों में दबाव समूह की भूमिका एवं कार्य उनके गुण को प्रकट करते हैं और इसके आधार पर दबाव समूह के पक्ष में समर्थन किया जा सकता है। प्रत्येक दबाव समूह किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित होता है और उस वर्ग के हितों का एकत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण करता है और प्रतिनिधित्व भी करता है। विभिन्न विरोधी वर्गों से संबंधित दबाव समूह एक दूसरे का विरोध करते हैं और इस प्रकार उनके हितों में संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। दबाव समूह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और लोकतांत्रिक शासन को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये लोकतंत्र में प्रचलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अंश को जोड़कर लोकतंत्र को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाते हैं। इन सभी तथ्यों पर दबाव समूह की भूमिका एवं कार्यों के प्रसंग में पर्याप्त हम विचार कर सकते हैं। अब मैं उनके दोष बताती हूँ या आलोचना करती हूँ। तो उसकी जो दोष है या आलोचना है वो हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रकृति से अप्रजातांत्रिक समूह। दबाव समूह अपनी प्रकृति से अप्रजातांत्रिक होते हैं, इसलिए उनकी आलोचना की जाती है। प्रजातंत्र उत्तरदायित्व की मांग करता है, किंतु दबाव समूह अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करते हैं। वे हितों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं, किंतु वे शासन, व्यवस्थापिका अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। दूसरा, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। दबाव समूह अपनी प्रकृति से ही संकीर्ण दृष्टिकोण के होते हैं।
वे सार्वजनिक हित की तुलना में अपने हितों को प्रमुखता देते हैं। वे अपने संगठन एवं साधनों द्वारा दबाव डालकर अपनी अनुचित मांगों को भी स्वीकार करा लेते हैं, भले ही इससे आम जनता के हितों को हानि पहुंचती हो। तीसरा है भ्रष्ट साधनों को अपनाना। दबाव समूह अपने संकीर्ण हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए गैरकानूनी एवं अनैतिक साधनों को अपनाते हैं। वे विधायकों एवं प्रशासकों को रिश्वत देते हैं, उनका अनुचित मनोरंजन करते हैं और ज़रूरत हो तो हड़ताल, रास्ता रोको, बंद, घेराव आदि के साथ ही हिंसक प्रदर्शनों का भी आयोजन करते हैं। इस अर्थ में फेडरिक ने उन्हें शैतानी शक्ति भी कहा है। अगली जो आलोचना है वह है कमज़ोर वर्गों के हितों की उपेक्षा। विभिन्न वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने दबाव समूह की रचना करते हैं, किंतु समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो असंगठित होते हैं और संगठित दबाव समूह इन कमज़ोर वर्गों की स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भारत में ईंट उद्योगों में लगा श्रमिक वर्ग असंगठित है और ईंट भट्टा मालिक संघ इनको बंधुआ मजदूर बनाकर इनका शोषण करता है। इसी प्रकार निर्माण कार्य में लगा असंगठित मजदूर वर्ग का शोषण ठेकेदारों द्वारा तथा असंगठित खेतीहर मजदूरों का शोषण संगठित भूमिपतियों के समूह द्वारा किया जाता है। सभी जगह असंगठित उपभोक्ता वर्ग के हितों की उपेक्षा संगठित उत्पादक वर्ग द्वारा की जाती है। हिंचर व हबोट के अनुसार उत्पादक और उपभोक्ता का संघर्ष असमान होता है। अगली जो आलोचना है वह है राष्ट्रीय चरित्र को कमज़ोर करना। विभिन्न दबाव समूह अपने अपने स्वार्थों पर बल देते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए गैरकानूनी, अनैतिक एवं दबावपूर्ण साधनों को भी अपनाते हैं। इससे साधारण नागरिक यह गलत निष्कर्ष निकालता है कि सार्वजनिक हित की तुलना में अपने स्वार्थों की पूर्ति करना ही बुद्धिमानी है और सफलता के लिए अनैतिक साधनों को अपनाना अनुचित नहीं है। इससे साधारण नागरिक के राष्ट्रीय चरित्र का स्तर गिरता है। अगली जो आलोचना है वह है राष्ट्रीय एकता में बाधक। समाज में अनेक वर्ग ऐसे होते हैं जिनके हितों में प्रत्यक्ष विरोध होता है और जब इनसे संबंधित प्रत्येक दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु कठोर नीति अपनाता है तो इन परस्पर विरोधी दबाव समूह में स्पष्ट संघर्ष शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता ही कमज़ोर होने लगती। अतीत में भारत में भाषा ही दबाव समूह ने राष्ट्रीय एकता को भय उत्पन्न किया और वर्तमान काल में विभिन्न धार्मिक दबाव समूह की नीतियाँ भावनात्मक राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य कर रही है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विरुद्ध। विकसित पश्चिमी देशों में अनेक ऐसे औद्योगिक दबाव समूह हैं जो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। पश्चिम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव समूह विकासशील देशों की आर्थिक व तकनीकी मदद ऐसी शर्तों के आधार पर करते हैं जो इन देशों के पर्यावरण को दूषित करती है, इनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाए रखती है। इससे विकासशील व विकसित देशों के बीच वास्तविक सद्भाव में कमी आती है। इसके अलावा विकसित राज्यों में हथियार उद्योग के ऐसे दबाव समूह भी हैं जो अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में ऐसे तनावों को पैदा करते हैं जो छोटे छोटे युद्धों को जन्म दे और उनके हथियारों की बिक्री हो। इन सब आलोचनाओं में सत्यता तो है, किंतु किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव समूह व हित समूह से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। साम्यवादी और अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का समर्थन कुछ तर्कों के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें पहला है दबाव समूह अपने पक्ष को शासन के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। इससे शासन को वस्तु स्थिति से अवगत किया जाता है। दूसरा, दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रतिरूप है। तीसरा, दबाव समूह के द्वारा समाज व राज्य में संतुलन स्थिर रखा जाता है। जब निर्वाचनों के उपरांत राजनीतिक दलों की गतिविधियां कम हो जाती है तो दबाव समूह अपनी सक्रियता से शून्य की पूर्ति करते हैं। दबाव समूह व हित समूह से हम अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक हित की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि
तथा उन्नति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। अभी तक दबाव समूह व सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करना एक समस्या बनी हुई है। बच्चों, मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भारत में भी दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। तो मोटे तौर पे भारत में 4 प्रकार के दबाव समूह हैं, जिसमें पहला है विशिष्ट हितों वाले दबाव समूह, जिसमें व्यावसायिक दबाव समूह, मजदूर संगठन आ जाते हैं, किसान संगठन है, छात्र संगठन या युवा संगठन आ जाते हैं। दूसरे हैं हमारे यहाँ पर परंपरागत हितों वाले दबाव समूह, जिसमें हम भाषा, क्षेत्र व जाति संबंधी दबाव समूह को ले सकता है। तीसरा आते हैं हमारे यहाँ गांधीवादी दबाव समूह, जिसमें हम सर्व सेवा संघ, चंबल घाटी शांति मिशन, सर्वोदय समाज, खादी ग्रामीण उद्योग, गांधी शांति प्रतिष्ठान आदि को ले सकते हैं। और अंतिम जो है भारत के, वह है अप्रतिमानी या प्रदर्शनकारी दबाव समूह, जो कि समय समय पर धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो भारत में भी दबाव समूह काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो 4 प्रकार के दबाव समूह भारत में पाए जाते हैं। बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।